गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अधिगम का तीसरा सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये दिया था पावलोव ने। ये सिद्धांत हम पावलोव ने दिया था। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत पढ़ा था। आज हम तीसरा नंबर पढ़ते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये पावलोव ने दिया था और ये पावलोव ने 1904 ईस्वी में दिया था। पावलोव एक रूसी शरीरशास्त्री थे, यानी रूसी मनोवैज्ञानिक थे। रूसी शरीरशास्त्री और पावलोव ने जो सिद्धांत दिया, इसके कई नाम अन्य हैं जिनके नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम हम एक नज़र में देख लेते हैं। इसको कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसी को कहा जाता है फर्स्ट टाइप थ्योरी। हम इसके सारे नाम कवर करके पढ़ेंगे कि इसको ये नाम क्यों दिए गए, पूरे डाउट क्लियर करेंगे। इसको परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है, इसलिए हमें सभी नाम याद होने चाहिए और ये नाम क्यों रखे गए, इसलिए वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे। इसके बाद इसका नाम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और इसके बाद इसी को कहा जाता है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और इसको अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को रूढ़िगत अनुक्रिया का सिद्धांत, रूढ़िगत अनुबंधन का सिद्धांत, रूढ़िगत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को प्रतिस्थापन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को सबसे मोस्ट है अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये इतने इस सिद्धांत के नाम हैं। एक बार फिर नजर मार देते हैं इस पर।
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी एस टाइप थ्योरी 1, 2, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, रूढ़िगत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी एक ही सिद्धांत के जो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, उसी एक ही सिद्धांत के यहाँ 13 नाम हैं। तो डाउट में नहीं रहेंगे, सारे डाउट हम क्लियर करेंगे ये नाम इसके क्यों दिए गए, और लास्ट में हम इन 4-5 सिद्धांतों को देने के बाद एक वीडियो अलग से बनाएंगे, इनमें कंपेयर करेंगे, क्योंकि कुछ सिद्धांतों के नाम कुछ मैच कर रहे हैं, तो उसमें हम अंतर बता देंगे कि किस टाइप से उसका नाम अलग क्यों हुआ और मैच क्यों किया। अब हम ये देखेंगे कि पावलोव ने अपने सिद्धांत में बताया कि अनुक्रिया और उद्दीपक, पावलोव ने अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक अनुबंधन स्थापित किया, अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, उद्दीपक, स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक अनुबंधन स्थापित किया, जिसके द्वारा इन्होंने बताया कि अनुबंधन के द्वारा भी अधिगम होता है, और यहीं से इस अनुबंधन को स्थापित करने के कारण इस सिद्धांत का नाम अनुबंधन का सिद्धांत रखा गया। और आगे हम चलेंगे, इस सिद्धांत को पहले समझेंगे, तभी हम सारे सिद्धांतों के नाम कवर करेंगे। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्यों दिए गए, इस सिद्धांत का अन्य नाम समझेंगे। पावलोव ने एक कुत्ता लिया, एक कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते को लेकर उसकी लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया। बहुत ध्यान से समझेंगे। कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके वहां पर एक स्केल यानी मापनी लगा दी। अब कुत्ते को भोजन देना शुरू कर दिया। जैसे कि कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ता भोजन को देखते ही लार गिराता है। उस लार को पावलोव ने एक मापनी में लेकर माप लिया। उसके बाद कुत्ते को भोजन देते समय पावलोव ने घंटी बजाई। पावलोव ने जैसे ही घंटी बजाई तो तुरंत ही कुत्ते ने भोजन को देखकर लार गिराई। यानी कि पहले पावलोव जी ने कुत्ते को भोजन दिया, फिर उसके बाद कुत्ते को भोजन देते समय तुरंत घंटी बजाई, यानी पहले घंटी बजाई और तुरंत भोजन प्रकट किया। इससे कुत्ते के माइंड में एक संप्रत्यय स्थापित हो गया कि घंटी बजते ही मुझको भोजन मिलेगा। यही प्रक्रिया कई बार करने के बाद कुत्ते के माइंड में यह संप्रत्यय क्लियर हो गया कि घंटी बजते ही मुझको भोजन मिलेगा। धीरे धीरे जब यह कुत्ता समझ गया कि घंटी बजते ही मुझको भोजन मिलेगा, तो पावलोव जी ने अंत में घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन नहीं दिया। जब कुत्ते को भोजन नहीं दिया, तब कुत्ते ने फिर भी वही अनुक्रिया की, यानी लार गिराई, और लार को जब पावलोव जी ने मापा तो वह लार पहले जब भोजन दिया जाता था उसकी बराबर लार निकली। तो पावलोव ने यह सिद्ध किया कि उद्दीपक देने पर कुत्ता अनुक्रिया करता है, और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच यदि कोई अनुबंधन स्थापित कर दिया जाए तब भी उस अनुबंधन के कारण भी कुत्ता अनुक्रिया करेगा। इसी प्रकार अब हम समझ सकते हैं कि इसके अन्य नाम क्या क्या दिए गए और क्यों दिए गए। यानी कि पावलोव ने भोजन की स्थान पर बाद में घंटी को स्थापित किया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम प्रतिस्थापन का सिद्धांत रखा गया। रूढ़िगत अनुबंधन का सिद्धांत क्यों रखा गया, यानी कुत्ते के दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर हुआ
कि घंटी बजते ही मुझे भोजन मिलेगा, यानी उसके दिमाग में एक रूढ़िगत भावना बनी, इसलिए इस सिद्धांत का नाम रूढ़िगत अनुबंधन का सिद्धांत रखा गया। यानी पावलोव ने भोजन को और घंटी को एक साथ अनुबंधित किया और उस अनुबंधित के कारण कुत्ते ने वही अनुक्रिया दोहराई। इस कारण इस सिद्धांत का नाम अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत रखा गया। इसके बाद यानी जब कुत्ते ने यह समझ लिया कि घंटी बजते ही मुझको भोजन मिलेगा, तो इस सिद्धांत के कारण, इस कंसेप्ट के कारण इसका नाम प्रतिवादी या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत रखा गया, क्योंकि पावलोव ने कुत्ते को भोजन के स्थान पर बाद में केवल घंटी ही बजाई और कुत्ते ने बराबर लार टपकाई, इसलिए इसमें संबंध हुआ। इस संबंध के कारण इसे संबंध या प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। और इस अनुकूलन के कारण जो अनुकूलन पावलोव जी ने कराया, यानी पहले भोजन दिया, फिर बाद में घंटी और भोजन दोनों एक साथ दिया और लास्ट में केवल घंटी बजाई, बार बार इस परिवर्तन प्रत्यावर्तन के कारण अनुकूलन जो हुआ, उस अनुकूलन के कारण अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहा गया। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसका नाम मेन है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि जैसा अनुकूलन कुत्ते के साथ हम कंडीशन दे रहे हैं और उसी प्रकार की कुत्ता अनुक्रिया कर रहा है, इसलिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया। और इसी सिद्धांत को कुत्ते ने समझ लिया कि घंटी बजते ही मुझे भोजन मिलेगा, और उसने बाद में भोजन ना मिलने पर भी बराबर लार टपकाई, यानी उसकी ये परंपरा बन चुकी थी कि मुझको घंटी बजते ही भोजन मिलेगा। इसलिए इस परंपरा के कारण इस सिद्धांत को परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया, और इसी कारण इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी बहुत एक कक्षीय कंडीशन थी, यानी एक ही प्रकार का भोजन बार बार मिलता था, एक ही प्रकार की घंटी बजाई जाती थी, इसलिए इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया। अनुकूलन के कारण जो अनुक्रिया हुई, इस कारण इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया। अब समझेंगे एस टाइप थ्योरी क्यों कहा गया। इसको एस टाइप थ्योरी इसलिए कहा गया, जब कुत्ते को उद्दीपक दिया गया, यानी भोजन दिया गया, तो कुत्ते ने अनुक्रिया की और बाद में उद्दीपक को और भोजन को और घंटी को दोनों को एक साथ दिया गया, तब भी कुत्ते ने अनुक्रिया की। और लास्ट में जब हमने भोजन को हटाया और केवल स्टिमुलस के रूप में जब हमने केवल घंटी को बजाया, तो कुत्ते ने समझा कि मुझको अब भी भोजन मिलेगा, और उसने पूरी लार गिराई, तब भी उसने अनुक्रिया की। इसलिए पावलोव ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक रिजल्ट निकाला कि स्टिमुलस देने पर कुत्ता अनुक्रिया करता है, चाहे वो स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस हो या कंडीशन स्टिमुलस हो। तब इसके कारण, इस स्टिमुलस के कारण, एस फॉर स्टिमुलस के कारण इसमें से एस लिया गया, और इस कारण इसे एस टाइप थ्योरी कहा गया। तो आज का ये सिद्धांत समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझेंगे अनकंडीशन रेस्पॉन्स, अनकंडीशन थ्योरी, कंडीशन रेस्पॉन्स, कंडीशन थ्योरी क्या होते हैं। तो ये था हमारा पावलोव का सिद्धांत। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि पावलोव ने किस प्रकार इस सिद्धांत को क्लियर किया, यानी प्रयोग को करके कैसे रिजल्ट निकाला। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावलोव ने सबसे पहले कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया। इस भोजन को प्रस्तुत करने के बाद जब पावलोव ने भोजन प्रस्तुत किया, तो कुत्ते ने लार गिराई। तो भोजन जो था अनकंडीशन स्टिमुलस था, यानी इसके साथ कोई कंडीशन लगी हुई नहीं थी। जैसे भोजन रखा था, हमने तुरंत बिना कंडीशन के ऐसे ही दे दिया। तो इसी तरीके से कुत्ते ने भी अनकंडीशन रेस्पॉन्स, UCR अनकंडीशन रेस्पॉन्स दिया। इसको हम कह सकते हैं कि जो अनकंडीशन था, यानी बिना कंडीशन के, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, डायरेक्ट भोजन दे दिया, यानी कि प्राकृतिक था भोजन, प्राकृतिक उद्दीपक था। प्राकृतिक उद्दीपक था, यानी अनुबंधन माने बांधना, अनुबंधित मतलब बिना बांधे,
अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, अनुबंधित उद्दीपक था और इसको हम कह सकते हैं कि यह स्वाभाविक उद्दीपक था। स्वाभाविक उद्दीपक था, यानी ये प्राकृतिक उद्दीपक था भोजन, अनुबंधित था, यह स्वाभाविक था। इसके बाद कुत्ते ने कैसी अनुक्रिया की, यानी जब प्राकृतिक उद्दीपक दिया गया तो कुत्ते ने भी प्राकृतिक अनुक्रिया की, यानी लार गिराई। भोजन को देखकर लार गिराना स्वाभाविक है, यानी प्राकृतिक भोजन है तो प्राकृतिक ही लार है, तो प्राकृतिक अनुक्रिया हुई। अनुबंधित, यानी अनुबंधित जब उद्दीपक दिया गया तो अनुबंधित अनुक्रिया हुई, अनुबंधित अनुक्रिया हुई। और जब भोजन को देखकर लार गिराना स्वाभाविक है, स्वाभाविक यानी भोजन को देखकर लार गिराना, स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। इसको हम समझ सकते हैं, ये पहली कंडीशन थी। जब दूसरी कंडीशन पावलोव ने देखी तो दूसरी कंडीशन में क्या किया, दूसरी कंडीशन में भोजन के साथ साथ पावलोव ने पहले घंटी बजाई, उसके बाद तुरंत बाद भोजन दिया। घंटी बजाने के तुरंत बाद जब पावलोव ने भोजन दिया तो कुत्ते ने फिर भी लार गिराई, और लार जो गिराई वो उसको कहा गया इसको हम पहले समझेंगे घंटी को, यानी कंडीशन है, घंटी हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन स्टिमुलस, और भोजन जो था UCS अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी भोजन में कोई कंडीशन नहीं लगाई इसलिए UCS। घंटी एक कंडीशन है, घंटी यानी कि CS कंडीशन स्टिमुलस। लार जो गिरेगी अब भी घंटी के लिए नहीं, यानी अब भी कुत्ता भोजन को देखकर ही लार गिराता है, इसलिए UCS को देखकर UCR अनकंडीशन रेस्पॉन्स मिला। इसे अनुबंधित अनुक्रिया हम कह सकते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया कह सकते हैं। यानी इसको हम कहेंगे कृत्रिम उद्दीपक, CS मतलब कृत्रिम उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक, या इसे कहेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक। यानी कि घंटी को अब भोजन के साथ जोड़ दिया। अब कुत्ते के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि घंटी बजते ही मुझे भोजन मिलता है, तो लास्ट में नंबर 3 केवल घंटी बजाने पर भी वही अनुक्रिया करता है, यानी कि लार गिराता है, और लार को जब मापा गया तो उतनी ही लार गिराई जितनी भोजन मिलने पर गिरती थी, यानी कि ये कंडीशन स्टिमुलस। बाद में पावलोव ने भोजन को हटा लिया और केवल घंटी बजाई, तो कुत्ते ने समझा कि मुझको अब भी भोजन मिलेगा, और उसने उसके अनुसार घंटी पर भी यानी लार इतनी ही गिराई, यानी कंडीशन स्टिमुलस के साथ भी कंडीशन रेस्पॉन्स मिला, यानी अनुबंधित अनुक्रिया मिली, अनुबंधित अनुक्रिया हुई। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि पहले भोजन दिया गया, उसके बाद घंटी और भोजन दोनों दिया गया, तब भी लार कुत्ते ने गिराई, लेकिन बाद में भोजन को हटा दिया गया, तो कुत्ते ने समझा कि अब घंटी बजने पर ही मुझे भोजन मिलता है, तो घंटी बजते ही यानी कंडीशन स्टिमुलस आने पर भी उसने कंडीशन रेस्पॉन्स दिया, यानी घंटी बजते ही लार इतनी ही गिराई, यानी कंडीशन लगने पर उसने कंडीशन रेस्पॉन्स दिया। तो ये था पावलोव ने कैसे इस सिद्धांत का रिजल्ट निकाला। अब हम पढ़ेंगे अनुबंधन की कुछ शर्तें। हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। कभी भी एग्जाम में आएगा, यूपी टेट सीटेट में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये 100% गारंटी है। अब अनुबंधन की शर्तें, अनुबंधन की कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 शर्त ये मानी गई कि अनकंडीशन जो स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब भोजन, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है और जो कंडीशन स्टिमुलस है यानी घंटी, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ हमने कंडीशन स्टिमुलस लगाया,
भोजन के साथ घंटी। तो इसको प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए। प्रस्तुत करने के लिए इस अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस को प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यानी क्या, ऐसा ना हो कि हमने भोजन दे दिया और बाद में घंटी बजा रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, कुत्ता ये समझेगा कि मुझको भोजन तो मिल गया, अब घंटी कोई और बजा रहा होगा या घंटी बजाने से मुझे क्या मतलब, तब कुत्ता लार नहीं गिराएगा। इसलिए कहा गया कि भोजन जब दिया जाए पहले, यानी घंटी को पहले बजा दिया जाए, एक निश्चित क्रम से दिया जाना चाहिए कि घंटी पहले बजाई जानी चाहिए और भोजन बाद में दिया जाना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंडीशन स्टिमुलस पहले और अनकंडीशन स्टिमुलस बाद में, तब हमें अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि पहले अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब घंटी, यानी पहले बजानी चाहिए, और भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन हमें बाद में देना चाहिए, तब उसके बाद हमें यूसीआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा आता है। थर्ड पॉइंट आता है कि अब घंटी और भोजन के बीच में ज़्यादा समय अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी घंटी और भोजन के बीच में 3 से 5 सेकंड का ज़्यादा से ज़्यादा समय होना चाहिए। यानी 3 सेकंड से 5 सेकंड तक से 3 से 5 सेकंड से अधिक का समय नहीं हो, अधिक समय अंतराल ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम घंटी तो हमने बजा दी और उसके बाद 10 मिनट तक हमने भोजन नहीं दिया, तो कुत्ता धोखा खा जाएगा और ये समझेगा कि केवल घंटी बज रही है, भोजन नहीं दिया जा रहा, तो कुत्ता फिर आना बंद कर देगा। इसलिए कहा गया कि घंटी बजते ही तुरंत 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर हमें भोजन प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि कुत्ते के माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि घंटी बजते ही मुझे भोजन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम समझ सकते हैं कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है हमारा, इसको एक कंडीशन स्टिमुलस है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस को ज़्यादा प्रभावशाली रखना है, इससे कंडीशन स्टिमुलस से अधिक प्रभावशाली रखना है, अधिक प्रभावशाली रखना है। यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस से अधिक प्रभावशाली रखना है। जैसे ये भोजन है और कंडीशन स्टिमुलस हमारी घंटी है, तो हमें समझना है कि ऐसा ना हो कि भोजन तो बहुत थोड़ा दिया जा रहा है और घंटी बहुत तेज तेज बजाई जा रही है, तो फिर कंडीशन स्टिमुलस ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। तो कुत्ता देखेगा कि घंटी बहुत तेज बजी थी लेकिन भोजन थोड़ा सा मिला, वो हो सकता है कि वो एक बार आना बंद कर दे। इसलिए भोजन बहुत ज़्यादा दिया जाना चाहिए और घंटी बहुत धीरे से बजाई जानी चाहिए, ताकि कम घंटी बजने पर भी कुत्ता दौड़कर आपके पास आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई बाह्य अवरोध ना हो, कोई बाह्य अवरोध ना हो, रुकावट ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप घंटी बजा रहे हैं और बाहर शोर हो रहा है, तो उससे कुत्ते को आवाज़ नहीं गई और बाद में हम कहें कि कुत्ता तो आया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये बिल्कुल शांत वातावरण में होना चाहिए, कोई अवरोध या रुकावट ना हो। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अनुबंधन की दशाएं भी अनुकूल होनी चाहिए। अनुबंधन की दशाएं भी अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। यानी अनुबंधन की दशाएं बिल्कुल अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने अनुबंधन के लिए घंटी बजाई और कुत्ते के सामने घास प्रस्तुत कर दी, तो ये गलत हो जाएगा, कुत्ता यह देखकर भी नहीं आएगा। यानी अनुबंधन की दशाएं अनुकूल का मतलब है कि कुत्ते के सामने ऐसा भोजन प्रस्तुत किया जाए जिससे वह सबसे ज़्यादा पसंद करता हो, तभी वह आपके पास आएगा और तभी लार गिराएगा। तो ये थी हमारी अनुबंधन की कुछ शर्तें।
अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अनुबंधन के कुछ नियम होते हैं जो सीटेट में कभी कभी कथन बनाकर पूछ लेता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो अनुबंधन के नियम, अनुबंधन के नियम, अनुबंधन के नियम में सबसे पहला नियम आता है उत्तेजना। सबसे पहला नियम आता है उत्तेजना। इसमें उत्तेजना क्या है, यानी अनकंडीशन जो हमारा अनकंडीशन जो स्टिमुलस है और एक हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, इसको बार बार अगर हम प्रस्तुत करें, इसके नियम यह है कि इसको बार बार प्रस्तुत करें तो क्या होता है, प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। अनकंडीशन और कंडीशन स्टिमुलस को बार बार हम प्रस्तुत करें तो हम क्या है, प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। ये था हमारा पहला नियम। इसके बाद आता है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है कि यदि ऐसा हो जाए कि हम कुत्ते को भोजन देते रहें, घंटी बजाते रहें और लास्ट में क्या हो कि हमने बाद में केवल घंटी बजाते रहें और भोजन ना दें, तो एक दो बार तो कुत्ता आएगा और फिर ये समझ जाएगा कि केवल घंटी बजाई जाती है, भोजन नहीं दिया जाता, तो लास्ट में कुत्ता आना बंद कर देगा। इस क्रिया को कहा जाता है विलोपन। विलोपन क्या है, यानी पहले हमने भोजन दिया, तब कुत्ते ने लार गिराई, फिर बाद में घंटी के साथ भोजन दिया, घंटी के साथ भोजन, तब भी कुत्ते ने लार गिराई। अब बाद में क्या किया, हमने केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते ने लार गिराई। और अब धीरे धीरे जब हम घंटी बजाते रहेंगे, कुत्ता लार गिराता रहेगा, तो लास्ट में ऐसा होगा कि कुत्ता लार गिराना बंद कर देगा, यानी घंटी तो बजेगी और लार गिरना बंद हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत को विलोपन कहा गया। इसी नियम को, अनुबंधन के नियम को विलोपन कहा गया। यानी कि अनुबंधन के बाद यदि प्राणी के सामने CS यानी घंटी प्रस्तुत करने पर CR लार उत्पन्न यदि ना हो रही है, तो इसी प्रक्रिया को हम विलोपन कह सकते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा नंबर ले सकते हैं कि स्वतः पुनर्लाभ। अब इसको समझेंगे, स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है। स्वतः पुनर्लाभ यानी कि अनुबंधन के बाद कुत्ते को कुछ दिन छोड़ दिया, 10 दिन तक ना तो भोजन दिया और ना ही घंटी बजाई, और 10 दिन बाद जब हमने अचानक घंटी बजाई तो कुत्ता तुरंत लार गिराता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि घंटी बजने पर मुझे भोजन मिलेगा। तो इसे क्रिया को स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे कि अनुबंधन के बाद कुत्ते को छोड़ दिया, यानी 1-2 महीना 4 महीने प्रैक्टिकल किया, तो कुत्ते के दिमाग में एक संप्रत्यय क्लियर हुआ कि मुझे घंटी बजने पर भोजन मिलता है। लेकिन अनुबंधन के बाद हमने 10 दिन 12 दिन बाद या 4 दिन बाद जब कुत्ते को छोड़ दिया, हमने कुत्ते को छोड़ने पर कुत्ते को हमने छोड़ दिया और छोड़ने पर कुछ दिन बाद अचानक घंटी बजाने पर अचानक घंटी बजाने पर यदि कुत्ता लार गिराता है तब इसे स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या नियम हैं, क्या क्या शर्तें हैं अनुबंधन की। अनुबंधन का चौथा नियम आता है उद्दीपक सामान्यीकरण। और 5वां आता है उद्दीपक विभेदन।
उद्दीपक विभेदन, और 6 नंबर हम कह सकते हैं कि बाह्य अवरोध, और 7 नंबर हम कह सकते हैं कालिक्रम। कालिक्रम यानी कालक्रम जो है, कालिक्रम यानी उद्दीपक सामान्य होना चाहिए, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन यानी उद्दीपक में विभेद करना आना चाहिए, यानी ऐसा उद्दीपक हो जिसमें कुत्ता विभेद कर सके और कोई बाह्य अवरोध ना हो, और इसमें एक कालिक क्रम यानी एक क्रम से दिया जाना चाहिए, एक समय अंतराल बराबर हो और एक क्रम होना चाहिए स्टिमुलस देने का। इसके बाद हम समझेंगे अनुबंधन के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, शिक्षा में महत्व क्या है। अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, इसका शिक्षा महत्व है कि भय या घृणा को हम दूर कर सकते हैं, यानी किसी बच्चे में भय या घृणा है तो अनुबंधन स्थापित करके हम उसका भय या घृणा को दूर कर सकते हैं। नंबर 2, अच्छी आदतों का हम निर्माण कर सकते हैं बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं अनुबंधन के द्वारा। और अनुबंधन का निर्माण कैसे होता है हम समझेंगे, अनुबंधन है कैसे, यानी शिक्षा में कैसे आया। यानी सबसे पहले हमने बच्चे को कै कबूतर सिखाना है और हमने कबूतर का एक चित्र दिखाया, तो बच्चे ने कबूतर का चित्र देखकर ये कै कबूतर बनाना सीख लिया। यानी कि जब कै कबूतर बनाना सीख लिया तो हमने ये कबूतर का कै कबूतर अक्षर से, एक पक्षी का अक्षर से अनुबंधन स्थापित किया। बाद में इस पक्षी को हटा दिया, कबूतर को हटा दिया, तो बच्चा इस कै कबूतर को सीख गया, यानी कि यही अनुबंधन है। इसका शिक्षा में इतना अधिक महत्व है। यह सिद्धांत सहसंबंध के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत सहसंबंध के सिद्धांत पर आधारित है, सहसंबंध के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो इस तरह से हमने सारा इसको जो पॉइंट थे सारे क्लियर किए हैं। इसमें हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद इसका एक मनोवैज्ञानिक ने समर्थन किया है जिनका नाम है वाटसन ने समर्थन किया है, तो हम उसको समझेंगे उन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया है। वाटसन ने इस सिद्धांत के समर्थक हैं। वाटसन ने प्रयोग किया है अपने बेटे पर जिसका नाम है अल्बर्ट। इसको भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखना है। अपने बेटे पर जिसका नाम है अल्बर्ट, इसकी आयु है 11 माह, यानी 11 माह का इनका बेटा है अल्बर्ट। इस पर इन्होंने इस पर प्रयोग किया एक खरगोश और कृत्रिम ध्वनि के द्वारा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बेटे को एक खरगोश दिया और खरगोश को देने के बाद बच्चा इनका खरगोश से खेलता रहा, लेकिन बाद में जैसे ही खरगोश को देते उसके साथ एक डरावनी ध्वनि उसके साथ लगा देते, और जैसे ही खरगोश बच्चे के पास आता, बच्चा ये समझता कि ये डरावनी आवाज़ ये खरगोश ही निकाल रहा है, और धीरे धीरे बच्चे ने खरगोश से दूर भागना शुरू कर दिया। अंत में वह खरगोश से बहुत डरने लगा। इस प्रैक्टिकल को करने के बाद अल्बर्ट पर यह प्रैक्टिकल करने के बाद वाटसन ने जो समर्थन किया, पावलोव का समर्थन किया, तो यही रिजल्ट निकाला कि खरगोश और कृत्रिम ध्वनि के बीच एक अनुबंधन स्थापित किया जिससे अल्बर्ट डरने लगा। तब इन्होंने एक रिजल्ट निकाला और वाटसन ने तभी कहा था, ये बहुत मोस्ट इनका कथन है और ये कभी भी पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो
तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना सकता हूँ। तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना सकता हूँ। यानी मैं चाहूँ तो डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, उसको चोर बना सकता हूँ, एक कुछ भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन आप मुझे एक नवजात शिशु दे दीजिए। और इस सिद्धांत को देने के बाद पावलोव ने एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट दिया। उन्होंने कहा कि वातावरण के अनुसार बच्चा सीखता है, हम जैसा वातावरण देंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। तब इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री यूज करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री हम जो इसका उपयोग करते हैं, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर। इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो गाइज, हमने जो आज का ये टॉपिक पढ़ा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। अगर सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। एवरी टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। और एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहार, चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा। मैंने अभी बताया था कि कुत्ते के व्यवहार में परिवर्तन कर दिया और वह घंटी बजने पर ही भोजन मिलने पर जो लार टपकाता था उतनी ही लार उसने घंटी बजने पर टपकाई। यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। लास्ट में बताता चलूं कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या है? यानी अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जो हम अस्वाभाविक उत्तेजना मिल रही है उसके प्रति हम जो स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं, जैसे कुत्ते ने अस्वाभाविक उत्तेजना मिलने पर यानी घंटी मिलने पर उसके प्रति भी स्वाभाविक क्रिया की थी। स्वाभाविक क्रिया अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करना ही अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है। तो हमारे चैनल भर्ती टाइम स्टडी को ना भूलें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें आप भी टिप्स दे सकते हैं क्योंकि आप भी टीचर हैं। यदि आपके पास कोई ट्रिक है तो हम उसको अपने सेशन में शामिल करेंगे। थैंक यू।